हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है बायोलॉजी में जो सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है हम सब जानेंगे कि कोशिकांग क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी अवयव है तो ये कौन कौन अवयव जो है सेल के अंदर होता है। इससे पहले के वीडियो में हम सब जाने थे कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, और कोशिका की खोज जो है कौन किया था। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉय 1674 ईस्वी में। फिर इसमें जाने थे कि ये कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जो बोला गया था कि पूरा शरीर कोशिका का बना हुआ है। तो ये स्लाइडन एवं स्वान जो है दो लोग थे, तो ये बताए थे कि पूरा शरीर कोशिका का बना हुआ है। उसके बाद हम सब जाने थे कि पूरा ओवरऑल जितने भी जीव जंतु है उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है सूत्रमुंड की अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में जो है सबसे बड़ी कोशिका जो है फीमेल की ओवम, और सबसे छोटी कोशिका जो है मेल का स्पर्म का होता है। तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है इसे कि मनुष्य में जो है सबसे लंबी कोशिका, तो एक हुआ बड़ी का मतलब बड़ा सा। अब जैसे अगर कहेंगे कि कुतुब मीनार क्या है, कि कुतुब मीनार बड़ा है या लंबा है, तो कुतुब मीनार जो है ये लंबा है, ऊंचा है, हाइट ज़्यादा है इसका। और वहीं बोलेंगे ताजमहल, तो ताजमहल बड़ा सा है। तो बड़ा और लंबा में जो है अंतर होता है। लंबा मतलब सीधा लंबा होगा, और बड़ा मतलब उसका एरिया जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है फीमेल का ओवम जो है वो साइज में बड़ा होगा। कोशिका है, हालांकि तो वो दिखेगा तो नहीं, साइज में बड़ा होगा। लेकिन सबसे लंबी जो कोशिका होगा, सबसे लंबा जो कोशिका होगा वो तंत्रिका कोशिका है, जो ब्रेन में पाया जाता है। और इसके बारे में भी जानेंगे कि ये इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो आगे ये सब जो है समझेंगे। तो यहाँ तक जो है आपको पहला वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि कोशिका आखिर होता क्या है। आज हम सब जानेंगे कोशिकांग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम सब जाने थे कोशिका। अब कोशिका जो है कितने टाइप का होता है, तो कोशिका, तो बताइए, तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम इसका है साइटो। और साइटो का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी बताइए। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि वही जो है सबसे पहले कोशिका को खोज किए थे। लेकिन वो खोज किए थे तो वो मृत कोशिका था, और मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोसिस कहा जाता है। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉय किया था। तो आगे हम सब देखते हैं। अब ये देखें, कोशिका जो है जितने भी जीव है उसमें कोशिका होगा। तो यहाँ पर दो टाइप से इसको बांटते हैं। एक होगा कि जो जीव है जीव जंतु। तो जीव जंतु जो है इसको कहा गया है एनिमल सेल। जीव जंतु में जो कोशिका होगा उसको बोलते हैं एनिमल सेल। और पेड़ पौधा में जो कोशिका होगा उसको बोलते हैं, पेड़ पौधा को बोलते हैं पादप। इसको पादप कोशिका बोलेंगे, और इसको जंतु कोशिका बोलेंगे। तो पादप कोशिका को लिखते हैं किंगडम सेल। तो पादप कोशिका का जो आकार होता है चौकोर होता है। और एनिमल सेल जो है जंतु कोशिका, इसको बोल एनिमल सेल, तो ये होता है गोल होता है। तो इतना तक पता चला। तो ये जो गोल होगा पूरा का पूरा गोल होगा, स्पेरिकल टाइप का होगा, गोला की तरह होगा। ये नहीं कि ये वृत्त नहीं होगा, ये स्पेरिकल टाइप का होगा। जैसे नींबू समझ लीजिए, तरबूजा समझ लीजिए, तो ये गोल होगा। अब गोल कहने का मतलब पूरा का पूरा गोल ही नहीं होगा। और जिस तरीके से पृथ्वी जो है वो चपटी है, जीवड़ की तरह है, तो मान लीजिए कि ये गोल है, गोला है, ये कोशिका है। अब कोशिका के बाहर क्या है कि इसको सुरक्षा के लिए एक झिल्ली है इसके ऊपर। अब ये झिल्ली जो है एक होता है खाने वाला झिल्ली होता है, जो लोग जो है बाज़ार से खरीदते हैं छोटा छोटा बच्चे के लिए। तो वो झिल्ली नहीं, यहाँ पर कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करता है कि कोशिका के बाहर से भी सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका के बाहर जो है एक झिल्ली पाई जाती है, ये झिल्ली है, इस टाइप का झिल्ली है। तो इसको, तो यहाँ पर कोशिका के बाहर जो है एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो इसका नाम है कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के बाहर जो है एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में जो है सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसका क्या काम है कि बाहर से अगर कोई लाभदायक चीज़ है, यूजफुल कोई चीज़ है, वो इसको क्या करता है कि ये अंदर ले जाता है, कोशिका के अंदर ले जाता है। और अंदर से अगर कोई हानिकारक चीज़ है तो उसको बाहर निकाल देता है।
जैसे पसीना। तो पसीना जो है ये कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है वैक्यूल्स, उसमें होता है पानी, और ये जो है जब गर्मी का एहसास होता है तो त्वचा न झुलसे, जिसके कारण जो है पसीना ये उससे निकलता है। तो कोशिका झिल्ली का काम है कि ये कोशिका झिल्ली क्या करता है कि बाहर मतलब ये आधा काम ही करता है। जो ज़रूरी चीज़ है तो उसको लाएगा कोशिका के अंदर, और जो मतलब यूजफुल नहीं है, हानिकारक चीज़ है, तो उसको बाहर निकाल देगा। जैसे हम त्वचा पे जो है ऑयल का यूज करते हैं, तेल का जो यूज करते हैं, तो इस वो क्या है कि तेल जो है कुछ समय पश्चात जो है त्वचा मतलब कोशिका जो है उसको सोख लेता है। कुछ कलर का भी जो है मतलब वहाँ पर होता है। तो ये कोशिका झिल्ली समझ में आया होगा कि कोशिका के बाहर जो है एक सुरक्षा परत के रूप में ये काम करता है, और ये बाहर से सुरक्षा करता है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। और ये दिखता नहीं है झिल्ली, ये झिल्ली दिखता नहीं है, और ये जो है आधा काम करेगा, पूरा का पूरा जो है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ रखेंगे हाथ में लगा लेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। आधा काम, जो हानिकारक चीज़ है उसको बाहर फेंकेगा, जो लाभदायक चीज़ है उसको अंदर ले जाएगा। तो ये आधा काम करता है। तो कोशिका झिल्ली को जो है आधा काम किया, जिसके कारण इसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसको कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ऐसे ये सब लैंग्वेज जो आपको शो कर रहा होगा उसमें आप पढ़ सकते हैं, उससे जो है आप एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली को क्या नाम से जाना जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसके बाहर जो है पाया जाता है कोशिका झिल्ली। तो ये रहा कोशिका में। अब कोशिका के अंदर हम सब इन करेंगे। पहले तो देख लिए कि ऊपर से जो है क्या है, कोशिका गोल है और ये तो दिखता नहीं है, तो हम इमेजिंग कर लेंगे कि जो तरबूज है या फिर नींबू है, नींबू का ऊपर का जो कवर होगा वो समझिए कि कोशिका झिल्ली है। अब इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहला जो अवयव होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एम लिख देते हैं, एम फॉर यहाँ पर समझेंगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, इसकी खोज किया था, अल्टमैन किया था। और इसका क्या काम है? इसका काम देखेंगे तो यहाँ पर काम करता है, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा ये बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ऊर्जा का जो निर्माण करता है, एनर्जी, जिससे हम जो है काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम है, तो काम करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। अब ऊर्जा तो ऐसी में नहीं बना देगा ना, कोई भी चीज़, ये दुनिया का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो ये ऊर्जा बना के हमको देता है, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ लेता होगा। तो इसके बदले में इसको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीजन जब इसको चाहिए तो एक चक्र चलने लगता है, जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्लूकोज हम सब खाना खाते हैं और जो पच उच के बनता है ग्लूकोज, तो वो जो है क्रेब्स चक्र में टूटता है। टूटने से जो है इससे ऊर्जा बनता है। तो अभी जो है हमको यही समझना है कि ऊर्जा ये बनाता है। अब कितना जो है क्रेब्स चक्र चलने के पश्चात कितना ऊर्जा बनेगा और क्या कैसे बनेगा, तो इसमें होता है कि 38 ATP पुराना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है आगे अगले चैप्टर में, श्वसन जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। तो बस यहाँ पर यही याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा जो है कैसे बनाता है, तो क्रेब्स चक्र चला के ये ऊर्जा बनाता है। फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक दीवार होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर का अंग होगा तो प्रॉपर तरीके से वो दिखेगा, और उसके अंदर का जो दीवार होगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार, उसको जो है क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। तो यहाँ तक पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो खोज जो है ये खोज करने वाला का नाम है अल्टमैन। खोज किया अल्टमैन, ये खोज किया अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। इसमें कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। और इसकी आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा। फिर इसमें जो है ये गाल्जी ऑपरेटर है, गाल्जी ऑपरेटर। तो पहला इसमें था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे का है गाल्जी ऑपरेटर, गाल्जी उपकरण। इसी को जो है गाल्जी बॉडी कहा जाता है, गाल्जी ऑपरेटर कहा जाता है। तो गाल्जी ऑपरेटर जो है, गाल्जी उपकरण, इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी ये किए थे। इसकी खोज, गाल्जी ऑपरेटर की खोज कैमिलो गाल्जी। इसका क्या काम है? तो ये जो है जो ऊर्जा बना है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, ये
और गाल्जी ऑपरेटर क्या काम करता है कि जो ऊर्जा बना है उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो वहाँ जीभ को ऊर्जा चाहिए, पैर में है स्थिर अगर पैर है तो पैर से ऊर्जा है आएगा जीभ पर, तो ये ले जाने का काम कौन करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह, ऊर्जा हो या फिर कोई भी पदार्थ हो जो शरीर में उपयोग है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो ये गाल्जी ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हलुआई है, ये क्या है, हलुआई है, समझ में आया होगा, हलुआई जो कुक है, ये जो भोज वगैरह जो बनता है तो वहाँ पर ये हलवाई है, और इसका काम है कि बस जो भी सामान जो दिया है घर वाला उसका जो है बना देना, तैयार कर देना भोजन। अब ये भोजन सिर्फ बनाएगा, ये तो नहीं कि यही बांटेगा, वेटर का काम। अब जो वेटर का काम करता है ना वो गाल्जी ऑपरेटर, तो गाल्जी ऑपरेटर जो है ये वेटर का काम करता है, ये वेटर का काम करता है, ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ जो है इसको पहुँचा देगा। तो गाल्जी ऑपरेटर जो है पदार्थों का परिवहन करता है, जितने भी पदार्थ है, पदार्थ का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। गाल्जी ऑपरेटर क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। उसके बाद जो है वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स जो है इसको बोलते हैं रसधानी, वैक्यूल्स रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल्स क्या करता है कि जो भी हम सब पानी पीते हैं ना, ये इसको जो है स्टोर करके रख लेता है, इसको पानी को स्टोर करके रखने का काम करता है, पानी जल को स्टोर करता है। तो पानी को स्टोर कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। पानी जो हुआ हमारे शरीर में कितना % पानी है, तो 65% पानी होती है, 65%। यानी अगर कोई 1 क्विंटल का है, 100 kg का है, तो उसके अंदर 65 लीटर पानी होगा। तब 65 लीटर पानी होगा तो सवाल हुआ कि अगर उसको चोट वगैरह लगा, कहीं छिला उला गया है, तो उसके शरीर में सबसे ज़्यादा तो पानी हुआ, 65 लीटर पानी हो गया। उधर 35 लीटर जो भी है ब्लड वगैरह, मांस वगैरह, ये सब हड्डी वगैरह है, तो कहीं पर 65 लीटर है तो एक मान्य रखता है उधर बहुत ज़्यादा है, 65 लीटर पानी है, तो उसको अगर छिला गया, कटा गया, तो निकलना चाहिए पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में, चूँकि जो है पानी है तो पानी निकलना चाहिए, तो वहाँ पानी ना निकल के ब्लड निकलता है। तो क्या है कि ये जो 65% पानी है ये हमारे शरीर में कोशिका के अंदर है, शरीर में कोशिका के अंदर रखा गया है। ये नहीं कि मतलब पूरा का पूरा ये जो शरीर है हाथ को छील लेंगे तो इसके अंदर भरा हुआ है, जैसे पाइप में पानी होता है वैसे भरा नहीं हुआ है। उस शरीर में जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स है वो स्टोर करके रखता है पानी, जिसके कारण, और ब्लड क्या है कि वो तो पाइप के साथ नस में जो है बहता है, प्रत्येक जो है त्वचा स्किन में जो है वहाँ पर मांसपेशी है और उसमें जो है वह नस होगा तो नस में ब्लड बहता है, इसलिए ब्लड निकलता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण जो है 65% पानी है और वैक्यूल्स स्टोर करके रखता है। अब ये क्या है कि जब भी जो है प्यास लगती है, जब कोशिका को 1% जल की कमी होती है, 1% कोशिका में जल की कमी होती है, कमी, तो इससे क्या होता है कि प्यास लगता है, प्यास लग जाता है, पानी की पीने की इच्छा होता है, अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ पानी पिए, प्यास लग गया। और यही प्यास जो है नहीं बुझेगा, 1% की कमी होगा तो प्यास लगेगा, और अगर 10% की कमी हो जाएगा तो इसी अवस्था में जो है मृत्यु हो जाता है, मृत्यु। तो 1% जो है जल की कमी होगा तो प्यास लगेगा, जैसे अगर प्यास लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 1% जल की कमी हुआ, और 10% की कमी हो जाएगा तो पानी के कारण जो है, प्यास के कारण जो है मृत्यु भी हो जाता है, जब 10% ज़्यादा पानी की कमी हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेटर और वैक्यूल्स क्या हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये ऊर्जा बनाता है, वैक्यूल्स जो है उसी ऊर्जा को जो है पूरा शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ले जाता है। और उसके बाद वैक्यूल्स का क्या काम है, ये गाल्जी ऑपरेटर का काम है कि पूरा का पूरा पदार्थों का परिवहन करता है, और वैक्यूल्स का काम है कि पानी स्टोर करके रखता है, और हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है, जिसमें 1% जल की कमी से होने से प्यास लगता है और 10% से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो है सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, ये रहा पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। तो ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, लैंग्वेज जो आपको मिल जाएगा, दिख रहा होगा। तो सेंट्रोसोम जो है, ये सेंट्रोसोम का क्या काम है कि शरीर में, अब जैसे यहाँ पर कोशिका हुआ तो कोशिका भी तो मरता होगा, डैमेज होता होगा, तो इसका क्या काम है कि कोशिका का जो है निर्माण करना। क्या काम है, तो इसका काम है कि कोशिका का निर्माण करना। अब निर्माण कैसे होता है कि इसमें जो ये कोशिका है, अब जब इसको लगे कि हाँ ये हमारा जो है लाइफ ख़त्म है, तो ये अपने आप ऑर्डर दे देता है यहाँ पर ये सेंट्रोसोम को, और ये क्या काम करता है कि हूबहू जैसा ये आकृति का है उसी प्रकार जो है एक और जो है बना लेता है। जैसे ये गोल कोशिका है,
अब जब इसको पता चलेगा कि अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म है, तो ये अपने आप को जो है एक डिवीज़न करेगा, मतलब 2 भाग में जो है बाँट लेगा। जैसे जो मक्का का आटा है या फिर गेहूँ का आटा, उसको जो है रोटी बनाने के लिए जो है उसको गोल किया जाता है हाथ पे पकड़ के, जिसको बोलते हैं लोइया। तो उसको पकड़ के ऐसे-ऐसे घुमाया जाता है। घुमाने के पश्चात जो है अंतिम में घुमाते-घुमाते जो है एक थोड़ा-सा निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, मकई का आटा या फिर गेहूँ के आटा में होता है। तो जो बचा ना, तो वही एगो से क्या हो गया, 2 गो हो गया। तो यहाँ पर कोशिका का क्या हो जाता है, विभाजन होता है, वो भी धीरे-धीरे विभाजन होता है। तो सेंट्रोसोम का क्या काम है कि कोशिका का विभाजन, सेल डिवीज़न का काम करता है। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, ये सेंट्रोसोम करता है। ये एक कोशिका है तो उसको 2 में विभक्त हो जाएगा, फिर 2 से 4 ऐसे करके जो है ये विभक्त होता है और ये क्रिया जल्दी होता है। तो अभी ये सेंट्रोसोम जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर देखेंगे तो बचपन में जो छोटा बच्चा का जो है, क्योंकि कोशिका जो है नया होता है, नया उसका पूरा शरीर ही है, तो वहाँ पर जो छोटा बच्चा में कोशिका सेल डिवीज़न ज़्यादा होता है, मरता वहाँ पर कम है, कोशिका बनता ज़्यादा है। लेकिन जैसे-जैसे जो है शरीर जो है वृद्ध हो जाता है, वैसे-वैसे क्या होता है कि बन जाता है। वहाँ पर बूढ़े लोगों में जो है सेल डिवीज़न जो है होता कम है। जैसे अगर 100 कोशिका मरा है तो बनना चाहिए 100, जितना मरा है उतना बनना चाहिए, या फिर बनना चाहिए 99, 98 ऐसे बनना चाहिए। तो वहाँ पर जो है 100 मरा है, बनता है 80 को बनता है, 60 को बनता है और मर जाता है ज़्यादा मात्रा में। लेकिन बच्चा में जो है बनता है ज़्यादा, मरता है कम, अब बन जाता है थोड़ा ज़्यादा बनता है। लेकिन ज़्यादा कोशिका अगर विभाजन हो जाएगा, बनेगा मरेगा कम, अब ज़्यादा विभाजन हो जाएगा, तो यही कोशिका ज़्यादा विभाजन होने के कारण जो है कैंसर हो जाता है। तो जो कैंसर है, कैंसर का मेन कारण है कि अधिक कोशिका विभाजन हो जाना। तो अधिक कोशिका विभाजन होने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अब पूरा का पूरा ओवरऑल देखेंगे, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न जो है वो होता है लीवर में होता है। तो लीवर की कोशिका जो है बहुत जल्दी जो है सेल डिवीज़न कर लेती है, जिसके कारण जो है लीवर में किसी का क्या है कि अगर मान लीजिए कोई किसी का अचानक जो है दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, लीवर में चोट लगा, या फिर जो है लीवर में कोई अगर मान लीजिए कि चाकू घोंप दिया, तो उसको लीवर में ज़्यादा संभावना होता है कि वो बच जाए। तो सबसे अधिक जो सेल डिवीज़न होता है लीवर में होता है। और एक ब्रेन की कोशिका होता है, जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन सेल है, सबसे लंबी कोशिका होता है, उसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। तो इसका मतलब कि ब्रेन में अगर कहीं चोट लगा, उसकी कोशिका अगर मरेगा, तो वहाँ पर सेल डिवीज़न होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ब्रेन को जो है सुरक्षित रखा जाता है। इसके ये जो भी गाड़ी वगैरह चलाने का जो रेस्ट्रिक्शन है, तो उसमें हेलमेट वगैरह का यूज़ किया जाता है कि पूरा का पूरा हाथ पैर जो है अगर थुरा भी जाएगा तो लोग जो है मतलब बच सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन की कोशिका एक बार मर गई तो वहाँ पर डिवीज़न नहीं होता, सेल डिवीज़न नहीं होता, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है हादसा हो सकता है। तो समझ में आया कि सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन का काम करता है। अधिक सेल डिवीज़न हो जाने के कारण कैंसर हो जाता है। और कहाँ की कोशिका में जो है कैंसर मतलब ये सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो ब्रेन की जो कोशिका है न्यूरॉन सेल, तो उसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में होता है। और जीव जंतु में देखेंगे तो जो छिपकली होता है, जो गिरगिट जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है देखिएगा कि उसका जो है पूछ अगर दीवार वगैरह में वहाँ पर चिपका हुआ है, अगर उसका गेट वगैरह से कटा उटा गया है, पूरा का पूरा हट जाता है, उसके बाद भी ग्रीड का जो है हो जाता है। फिर जो है गेंडा जो है राइनोसेरस जो है, उसमें भी उसका क्या है कि अगर उसको काट भी दिया जाए, उसको तलवार से काट दिया जाए, तो उसका सेल डिवीज़न जल्दी हो जाता है राइनोसेरस का। तो आई होप कि जो है ये भी कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी ऑपरेटर है, वैक्यूल्स है, इंडोप्लाज्मिक यहाँ पर बोल रहे सॉरी, ये सेंट्रोसोम है। उसके बाद जो सेंट्रोसोम के बाद जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है, फिर न्यूक्लियस होगा, लाइसोसोम होगा। तो ऐसे करके कुछ पार्ट है, और तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ।